अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव पर हमारी खास सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र की ग्राउंड रिपोर्ट, नेताओं के बयान और अंदर की कहानियां। महाराष्ट्र के चुनाव को लोकसभा चुनाव के नतीजों से आधार पर देखा जा रहा है। सारे विश्लेषण उसी आधार पर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था उसमें एनडीए यानी भाजपा की का जो गठबंधन है एनडीए, उसको केवल 48 लोकसभा सीटों में से केवल 17 सीटें मिली थी, जबकि एमवीएम यानी महाविकास अघाड़ी जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव का गठबंधन है, उसे 30 सीटें हासिल हुई थी। इस हिसाब से यदि देखा जाए, विश्लेषण किया जाए, तो निश्चित तौर पर यहां पर एमवीएम यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी और सबसे ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस नंबर 1 पर रहेगी, शिवसेना नंबर 2 पर। लेकिन लोकसभा चुनाव मई में और अभी तक कितना कुछ माहौल बदल चुका है। हरियाणा में कांग्रेस एक चुनाव हार चुकी है, तो क्या कांग्रेस अपने विधानसभा चुनाव में टेम्पो बरकरार रख पाएगी? क्योंकि कांग्रेस का अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि वह जीत के उत्साह में विधानसभा चुनाव आते आते जीता हुआ चुनाव हार जाती है। मध्य प्रदेश और हरियाणा इसकी एक मिसाल है। क्या महाराष्ट्र में भी अपना लोकसभा का टेम्पो कांग्रेस बरकरार रख पाएगी? शिवसेना उद्धव को फिर से सहानुभूति मिल पाएगी या शिंदे आगे जाएंगे? इस चुनाव को समझने के लिए लोकसभा चुनाव का विश्लेषण हम भी करेंगे, लेकिन लोकसभा के मुद्दे और विधानसभा के मुद्दे किस तरह से बदलेंगे, मई से अब तक 4 महीने में कितनी राजनीति महाराष्ट्र की बदल चुकी है, इसको भी समझना होगा। कुल मिलाकर लोकसभा में महाविकास अघाड़ी को 43.09% वोट मिले थे, जबकि एनडीए को 43.06% वोट मिले थे। यानी कुल मिला के दोनों दलों के बीच वोट का जो अंतर है वो 0.3% है, यानी 0.03% का अंतर है। लेकिन सीट के हिसाब से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली है और महाविकास अघाड़ी को 30 सीटें हासिल हुई है। इसको देखते हुए यदि हम आकलन करते हैं तो निश्चित तौर पर नंबर से एनडीए बहुत नीचे दिखता है और ऐसा लगता है कि उसकी सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन वोट परसेंटेज और तमाम फैक्टर को देखते हैं तो यह निश्चित तौर पर लगता है कि दोनों के बीच बहुत अंतर नहीं है। और विधानसभा चुनाव चूंकि बहुत ज्यादा लोकल मुद्दों पर केंद्रित रहते हैं और चूंकि एक माहौल जो बना था शिंदे के शिवसेना तोड़कर उधर चले जाने से, उससे माना जा रहा था कि उद्धव के प्रति सहानुभूति होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उद्धव की शिवसेना ने सबसे ज्यादा सीटों पर महाविकास अघाड़ी पे चुनाव जीता, लेकिन वो नंबर 2 पर रही। उससे कम सीटें लड़कर, यानी कि केवल 17 सीटें लड़कर कांग्रेस ने 13 सीटें जीती और अब वो एक बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। एनसीपी नंबर 3 पर है। अगर एनडीए को देखेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान ज्यादा सीटों पर लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। शिंदे ने परफॉर्मेंस बेहतर किया है, उन्होंने कम सीटें लड़कर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जबकि 5 सीटें लड़कर अजीत पवार एनसीपी वाले बहुत बुरी हाल में है, उन्होंने केवल 1 सीट जीती है। यानी अजीत पवार अभी एक जिम्मेदारी बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए एक बोझ बनते दिख रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में भी अजीत पवार के चलते नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ शिवसेना नंबर 2 पर आ गई है। कांग्रेस हमेशा की तरह अपनी कॉलर ऊंची कर रही है, वह पहले लोकसभा चुनाव जैसी एकता दिखा नहीं रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से हरियाणा में आम आदमी पार्टी को दरकिनार किया और चुनाव हार गई, वैसा ही कुछ यहां पर व्यवहार शिवसेना के साथ कर रही है। और शिवसेना का हमेशा से ये मिजाज रहा है उद्धव ठाकरे का या ठाकरे परिवार का कि वे किसी भी गठबंधन में रहें, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पिछली बार यानी कि 2019 का विधानसभा चुनाव था, उसमें भी सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी में जीती थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की चाह में उद्धव ठाकरे ने भाजपा से नाता तोड़ा और वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिल गए। इस बार कांग्रेस वही करती नजर आ रही है। कांग्रेस चाहती है कि उसे ज्यादा बड़ी भूमिका मिले क्योंकि उसने ज्यादा सीटें जीती है और शिवसेना नंबर 2 पर रहे। नाना पटोले और
संजय राउत के बीच बयानों की तनातनी से इसे समझा जा सकता है कि दोनों के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और यदि इसी ट्रेंड पर चलते हैं तो आप देखिए कि महाविकास आघाड़ी को शिवसेना की बहुत जरूरत, शिवसेना उद्धव की बहुत जरूरत अब दिखाई नहीं देती है। दोनों को मिलकर लगता है कि वे नैया पार लगा सकते हैं। वैसे ही एनडीए को बहुत ज्यादा अजीत पवार की जरूरत इस वक्त महसूस नहीं होती है। यानी कि ये दो पार्टियां इस चुनाव के बाद खत्म हो सकती है। शिवसेना और कांग्रेस कितना साथ रह पाएंगे, सीटों की शेयरिंग में कितना एक दूसरे को एडजस्टमेंट कर पाएंगे, ये देखना होगा। वहीं अजीत पवार को कितना भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चल पाएगी। यानी 6 दल यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, 6 बड़े दल। इसको समझने के लिए आइए पहले देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी पॉलिटिक्स वाला की एक रिपोर्ट, उसके बाद हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद सबकी निगाहें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को होगी मतगणना यानी परिणाम। यहाँ पर 2 बड़े गठबंधनों में सीधी टक्कर है। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। राज्य में अब की बार किसकी हवा होगी ये जानने के लिए हर कोई उत्साहित है। पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि जहां पर 6 बड़े दल चुनाव लड़ रहे हो वहां का परिणाम क्या होगा। इन 6 दलों में से 4 दल ऐसे हैं जो एक दूसरे से टूटकर बने हैं, यानी शिवसेना से टूटकर अलग हुए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और शरद पवार से अलग होकर बना अजीत पवार का एनसीए। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर बात करनी होगी, तभी हम पूरी कहानी को समझ पाएंगे। इस टूट के बाद एनडीए की सरकार के बाद विपक्षी गठबंधन का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आता है। लोकसभा चुनाव में दोनों अलायंस के वोट प्रतिशत में महज 0.3% का अंतर था। इस हिसाब से एनडीए को 17 सीटों पर जीत मिली और इंडिया अलायंस को 30 सीट पर। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर दौड़ाते हैं, एक नजर डालते हैं। इसमें महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने 13 सीटें जीती, शिवसेना उद्धव ने 9 सीटें और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटें जीती। वहीं एनडीए में बीजेपी ने 9 सीटें, शिवसेना शिंदे ने 7 सीट और अजीत पवार ने सिर्फ 1 सीट जीती और 1 सीट निर्दलीय को मिली। इसके अलावा 15 सीटें ऐसी है जहां अंतर 5% या उससे कम था। एमवीएम ने 9 और महायुति ने 6 सीटें जीती। यहां से ही पूरी कहानी को समझना होगा। ये 5% का अंतर यदि पड़ जाता है, इसके अलावा वोट परसेंटेज बदलता है, तो क्या होगा महाराष्ट्र का नया गणित। एनडीए कितना आगे जाएगा। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीट है और 288 विधानसभा सीट है। अगर इन लोकसभा सीटों के हिसाब से हम गणित करते हैं तो 30 लोकसभा सीटें जीतने वाला इंडिया अलायंस 153 से 155 विधानसभा सीटें जीत सकता है और एनडीए ने 17 सीटें लोकसभा में जीती थी। उस हिसाब से एनडीए 126 विधानसभा सीटें जीत सकता है। अगर इसको अलग अलग आंकड़ों में देखें तो बीजेपी के खाते में 79 सीटें, शिवसेना शिंदे के खाते में 40, एनसीपी अजीत पवार के खाते में 6 सीट और सहयोगी दलों के खाते में 1 सीट आई। लोकसभा चुनाव 2024 के हिसाब से देखें तो महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलता है। इस हिसाब से हम समझते हैं। लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखते हैं तो भाजपा को 79 विधानसभा सीटें मिलती दिखती है, जो 23 का घाटा दिखाती है। शिवसेना शिंदे को 40 और एनसीपी अजीत पवार 6 सीट जीत सकते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी कुल 125 सीटों पर पहुंच सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 63 सीटें जीत सकती है, शिवसेना उद्धव 57 सीटें जीत सकती है और एनसीपी शरद पवार 34। यानी इस गठबंधन को 154 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले प्लस 88 सीटों का है। बहुमत के लिए कुल 145 सीट चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीटें 288 है। इस हिसाब से देखा जाए लोकसभा के हिसाब से तो महाविकास आघाड़ी सीधे सीधे सरकार बनाता नजर आता है, लेकिन एनडीए को 125 सीटें मिलती दिख रही है, यानी वो बहुमत से 19 सीट कम है। लेकिन अगर हम उन 15 सीटों पर नजर दौड़ाते हैं जिनमें जीत का अंतर 5% से भी कम है, यदि वहां पर समीकरण बदलता है तो एनडीए की सरकार बनेगी। इसके अलावा इस वक्त ग्राउंड पर आरएसएस भी सक्रिय है और लोकल मुद्दे हैं। इसे देखते हुए ये चुनाव बहुत नेक टू नेक होगा और एनडीए या एमवीएम दोनों ही इसमें से कोई भी बाजी मार सकता है। तो देखा आपने किस तरह से
वैसे तो लोकसभा चुनाव के हिसाब से स्पष्ट बहुमत महाविकास आघाड़ी को मिलता दिख रहा है, लेकिन एनडीए बहुत पीछे नहीं दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह तेजी से काम शुरू किया है। उसका केडर वहां मौजूद है, कई तरह की घोषणाएं हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश की लाडली बहना जैसी योजना भी है, जिसमें कि निश्चित तौर पर महिलाओं के वोट भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी, एनडीए हासिल करेगा। इसके अलावा ग्राउंड पर आरएसएस भी सक्रिय है और ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे के प्रति जो सहानुभूति थी एकनाथ शिंदे के अलग हो जाने से, वो भी विधानसभा चुनाव आते आते ठंडी पड़ गई है। महाविकास आघाड़ी भी अब पहले जितना आक्रामक दिखाई नहीं देता है। उसमें भी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव के बीच कुछ कुछ दरारें सीट बंटवारे के दौरान दिखाई देगी, जिसकी थोड़ी थोड़ी सुगबुगाहट सामने भी आने लगी है। 2 दिन पहले ही ये कहा गया कि उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच बात हुई है, हालांकि शिवसेना ने इससे इनकार किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि इस वक्त एनडीए और महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो बिल्कुल बराबरी पर है। और इस चुनाव के नतीजों की तरफ अगर और विश्लेषण करें तो ऐसा दिखाई देता है कि विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक तरह से खात्मे की तरफ जा रही है और उधर अजीत पवार की एनसीपी भी, ये 2 दल इस चुनाव के बाद पूरी तरह खत्म हो सकते हैं, इनका नामो निशान मिट सकता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम महाराष्ट्र चुनाव पर किसी नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। हमें प्रतिक्रिया अपनी हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7000274400। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।